गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे महाराजा मूवी को। लेकिन मैं आपको इस वीडियो को देखने से पहले सजेस्ट करता हूँ कि ये मूवी आप एक बार जरूर देख ले, क्योंकि कभी कभी ऐसी मास्टर क्लास मूवी बनती है, इसलिए एक बार जाकर जरूर देख ले। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम महाराजा को देखते हैं, जो एक नाई होता है। वो अपनी बीवी और एक छोटी सी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन एक दिन अपनी बेटी के लिए खिलौना लेने के लिए जाता है और उसी वक्त एक ट्रक आकर उनके घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मारी जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। और इस हादसे के बाद भी वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। और वह दोनों एक डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रखकर उसकी पूजा भी करते हैं और उसकी बहुत देखभाल भी करते हैं, क्योंकि जब इनके घर में वो ट्रक घुस गया था तो वह डस्टबिन ज्योति को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ज्योति की जान बच जाती है। इसीलिए दोनों लक्ष्मी को भगवान की तरह पूजते हैं। और महाराजा भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और एक दिन ज्योति स्पोर्ट्स कैंप के लिए दूसरे शहर जाती है और रात में चोर आकर महाराजा को बहुत बेरहमी से मार के लक्ष्मी को चुरा कर ले जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं गैरेज में आकर एक आदमी दाना नामी आदमी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि उसने उसकी कार लेकर गई थी और उसके सनग्लासेस भी चुराए थे। और वो आदमी दाना को धमकी देता है, अगर वो उसके ग्लासेस नहीं लौटाएगा तो वो गैरेज को जला देगा। मगर हम देखते हैं दाना को इससे बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसी रात उसके पास जाता है और उसके सामने उसके सनग्लासेस को तोड़ देता है, जिससे वो आदमी को बहुत गुस्सा आता है तो आकर दाना को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर दाना उस पर भारी पड़ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारकर उसे अधमरा कर देता है। और इधर हम देखते हैं महाराजा अपनी डस्टबिन की चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। डस्टबिन की चोरी सुनकर वो ऑफिसर हैरान होता है और वो महाराजा से पूछता है, क्या उसमें सोना चांदी और पैसे थे? तो वो कहता है, नहीं सर, कुछ नहीं था। जो सुनकर वो उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तो एक डस्टबिन की चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए यहाँ पर आया है? तो महाराजा उन्हें कहता है, सर वो सिर्फ एक डस्टबिन नहीं है, वो लक्ष्मी है और उसने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए उसे हमारे घर में देवी की तरह मानते हैं, इसलिए आप प्लीज लक्ष्मी को ढूंढ लीजिए। जो सुनकर वो ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, तो बताओ हमें उन चोरों के बारे में तुम्हें कुछ याद है? तो वो कहता है, वो 3 लोग थे और उनमें से एक के पीठ के पीछे कान था। जो सुनकर वो हैरान होते हैं और महाराजा उन्हें कहता है, सर अगर आपके हाथ से ये नहीं होता तो इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। जो सुनकर वो ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन वो फिर से वापस आता है और उन्हें कहता है, अगर आप लक्ष्मी को ढूंढते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। जो सुनकर वो मान जाते हैं और उसके पास से पैसे लेकर आप ढूंढने लगते हैं। और उन्हें लग रहा भी होता है, अगर वो उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है, मतलब उस डस्टबिन में कुछ ना कुछ जरूर है। तो वो ऑफिसर इस बारे में उसे पूछते हैं तो वह कहता है, आप क्या बेकार की बातें कर रहे हैं सर? ठीक है, अब मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगा उसे ढूंढने के लिए, मगर प्लीज मेरी बेटी के आने से पहले उसे ढूंढ लीजिए। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और अब उसकी बेटी भी उसे मैसेज करके लक्ष्मी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताता। और दूसरी तरफ हम सेल्वन और सेबरी नामी 2 चोरों को देखते हैं। दोनों मिलकर कई घरों को लूटते हैं और साथ में उनके घर में बैठकर खाना खाते हैं और उन्हें मार देते हैं। और सर्वम अपने घर आता है, जहाँ पर हम उसकी बीवी और एक छोटी सी बेटी को देखते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसके घर में हम लक्ष्मी को भी देखते हैं, जिसे महाराजा ढूंढ रहा है। और इधर हम देखते हैं पुलिस वाले 7 लाख रुपए पाने के लिए उसी डस्टबिन जैसा दूसरा डस्टबिन दुकानों में ढूंढने लगते हैं और साथ ही में वो महाराजा के पैसे भी लूटने लगते हैं, जैसे उसके हाथ से बिरयानी मंगाते हैं, सिगरेट मंगाते हैं और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन का सारा काम भी कराते हैं और उनकी गाड़ियों को भी वॉश कराते हैं। महाराजा लक्ष्मी के लिए चुपचाप सभी काम करने लगता है। और इधर हम देखते हैं सेल्वम अपनी बेटी के जख्म को साफ कर रहा होता है, उसे बस एक छोटी सी चोट आई होती है। और इधर ज्योति भी महाराजा को कॉल करके लक्ष्मी की फोटो भेजने कहती है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और इधर हेड कांस्टेबल उसी तरह के डस्टबिन को ढूंढने के लिए एक दुकान पर पहुंचता है, जहां पर उसे उनका बहुत अच्छा खबरी नल्ला शिवम मिलता है। तो हेड कांस्टेबल उसे डस्टबिन की पिक्चर दिखाकर बोलते हैं, अगर हम ऐसा ही एक डस्टबिन ढूंढते हैं तो एक पागल हमें उसके 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। जो सुनकर वो कहता है, अगर वो एक मामूली डस्टबिन के लिए 7 लाख रुपए दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऑफिसर नंबर की डिटेल निकालने के लिए जाते हैं। वो किसके नंबर के डिटेल निकालने आया है हम कहानी के आखिर में देखेंगे। और इधर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर दाना का दोस्त उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए आता है। और जब महाराजा की नजर दाना की फोटो पर पड़ती है तो वो कुछ सोचने लगता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं महाराजा को जब होश आता है तो उसे एक टोल प्लाजा की चिट्ठी मिलती है और वो उसके ऊपर की गाड़ी का नंबर का पीछा करते हुए उसी आदमी के पास जाता है जिसने दाना को मारा था और उसे पूछताछ करता है, जहाँ पर महाराजा को पता चलता है जिस दिन महाराजा पर अटैक हुआ था उसी दिन उसकी कार दाना चुरा कर ले गया था।
जो सुनकर वो समझ जाता है दाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर अटैक किया था। और तभी यहाँ पर दाना आकर वैसे ही उस आदमी को मारकर अधमरा कर देता है। और महाराजा भी वहीं पर ठहरकर सब कुछ देख रहा होता है। और जब यहाँ से दाना जाता है तो उसका पीछा करने लगता है और दाना जाकर एक फैक्ट्री में रुकता है और अपने साथियों के साथ मिलकर महाराजा पर अटैक करता है। मगर यहाँ पर महाराजा उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है और यहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है और महाराजा दाना को भी घायल करके उससे उसके साथियों का नाम पूछता है। दाना उसे पहले तो बताने से मना करता है, लेकिन जब महाराजा उसे टॉर्चर करता है तो वो मान जाता है और उसे बताता है हमारे में से एक आदमी तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में रहता है, अगर तुम्हारे पास दम है तो उसे ढूंढ लो। इतना बोलकर वो उस पर अटैक करके यहाँ से भागने लगता है, मगर महाराजा उसकी गर्दन उड़ा देता है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है महाराजा एक्चुअली उस ऑफिसर को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन आ रहा होता है और वो सारे ऑफिसरों की पीठ को बार बार टच करके देख रहा होता है उनके पीछे कोई कान या गड्ढा तो नहीं, लेकिन अभी तक भी उसे उसका पता नहीं चलता। और यहाँ पर वो दाना के दोस्त से भी पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। और तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जिसे दाना ने मारा था। दरअसल दाना के दोस्त ने इस पर कंप्लेंट की थी, क्योंकि दाना के मिसिंग होने से पहले उसने इससे ही फाइट की थी। मगर यहाँ पर वो पुलिस वालों को बताता है दाना की पिटने के बाद उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी और वो उसी दिन से हॉस्पिटल में पड़ा है। तो ऑफिसर उसे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ याद है उस दिन क्या हुआ था? तो वो बोलता है हाँ, दाना के मारने से पहले एक आदमी मेरे से पूछताछ करने के लिए आया था। जो सुनकर वो ऑफिसर उसे उस आदमी का नाम पूछते हैं तो वो गलती से महाराजा का नाम इलिया राजा बता देता है। और इधर हम हेड कांस्टेबल और नल्ला शिवम को देखते हैं। वो दोनों एक दुकान पर पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी रेडी हो जाता है उन्हें सेम डस्टबिन बनाकर देने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्वम की बेटी का 2 दिन बाद बर्थडे होता है, तो वो उसके लिए एक खूबसूरत लैकेट खरीदता है जो बहुत महंगी होती है। तो उसकी वाइफ उसे मना कर देती है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास बोलकर। लेकिन उसे कहाँ पता था सेल्वम ने लोगों के घर लूटकर बहुत पैसे जमा किए हैं। वो उसे यहाँ पर समझाकर उस लॉकेट को खरीद लेता है। और इधर महाराजा की बेटी ज्योति स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेती है और वो उसे जीतती भी है, लेकिन साथ में उसके पापा और लक्ष्मी की उसे बहुत याद आ रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं 2 ऑफिसर, जो एक ऑफिसर महाराजा की केस से और दूसरा ऑफिसर इलिया राजा के केस से उसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां पर महाराजा ने दाना को मारा था। और उन दोनों को दाना की डेड बॉडी मिल जाती है। और इधर आज सेल्वम की बेटी का बर्थडे होता है तो उस लॉकेट को लेने के लिए आता है और उसकी बीवी उसे कॉल करके बताती है आज हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो प्लीज शेव करके घर आना। तो अपनी बियर्ड को शेव करने के लिए महाराजा के सलून जाता है। लेकिन आप लोग इस महाराजा को गौर से देखना, क्योंकि मैं कहानी के अंत में इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर महाराजा सेल्वम से बात करता है और उससे पूछता है सर क्या आपके घर में कोई फंक्शन है? तो वो कहता है हाँ, मेरी बेटी का बर्थडे है। और यहाँ पर महाराजा उसे और भी सवाल करने लगता है, लेकिन सेल्वम उसे गुस्सा हो जाता है और चुपचाप शेव करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर शेव करते समय मशीन के सेल भी खराब हो जाते हैं, तो महाराजा नए सेल खरीदने के लिए बाहर जाता है। और तभी सेल्वम को सबरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है शायद हमारे बारे में पुलिस वालों को पता चल गया है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में हमारी खबर छपी है। जो सुनकर वो कहता है पुलिस ऐसी न्यूज़ बस हमें फंसाने के लिए कर रही है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और वो जैसे ही फोन काटता है उसके पीछे महाराजा होता है, जो देखकर उसे लगता है महाराजा ने उनकी सारी बातें सुन ली है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और घर आकर इस बारे में साबरी से बात करता है। वो उसे कहता है शायद महाराजा ने उनकी बातें सुन ली है और वो पुलिस को भी बता सकता है। तो वो दोनों यहाँ पर महाराजा को मारने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे लॉकेट पूछती है, तो वह कहता है वो बैग में ही है। जो सुनकर वो बोलती है मैंने देख लिया है, वो नहीं है। जो सुनकर वो घर पर उस लॉकेट को ढूंढने लगता है, मगर हम देखते हैं सेल्वन उस लॉकेट को महाराजा के सलून में ही भूल गया होता है। जो देखकर महाराजा तय करता है वो जाकर उस लॉकेट को उसे लौटा देगा। और वो जैसे ही सेल्वम के घर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे पुलिस भी आ जाती है और सेल्वम और साबरी को चुपचाप स्टेशन चलने को कहती है। जो देखकर उसकी वाइफ हैरान होती है और वो उन्हें छुड़ाने लगती है। तो पुलिस उसे कहती है तुम्हें पता तो है ना, इन दोनों ने मिलकर कई घरों को लूटा है और कई लोगों को मारा भी है। जो सुनकर वो इस बारे में सेल्वम से पूछती है तो उसे कुछ नहीं बताता, जिससे वो समझ जाती है पुलिस सही कह रही है और वो इस बात से बुरी तरह से टूट जाती है। और तभी साबरी अपनी गन लेकर पुलिस वालों पर तानता है, तो पुलिस वाले उसे सेल्फ डिफेंस में मार देते हैं और सेल्वम को भी पकड़कर यहाँ से ले जाने लगते हैं, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती होती है। और तभी उसकी बेटी उसे बुलाने लगती है, तो वो अपनी बेटी के पास जाने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है और पुलिस को उसे यहाँ से ले जाने कहती है। और सेल्वम इस सब का जिम्मेदार वो महाराजा को मानता है। और इधर वो डस्टबिन भी तैयार हो जाती है, तो पुलिस वाले उसे कहते हैं चोर पकड़ा गया है, हम तुम्हें कल डस्टबिन दे देंगे। और उसके पास से सारे पैसे भी ले लेते हैं। और इधर उसकी बेटी का स्पोर्ट्स कैप भी खत्म हो जाता है, तो वो वापस आने लगती है।
और उसे मैसेज करके बताती है मैं आ रही हूँ लेकिन मेरे शूज खराब हो गए हैं, तो आप दुकान से वापस आते समय नए लेकर आइए। और इधर वो पुलिस वाले उस डस्टबिन को पूरी तरह से महाराजा की डस्टबिन की तरह बना देते हैं, लेकिन महाराजा को यकीन दिलाने के लिए ये उसी का डस्टबिन है, उन्हें एक चोर की जरूरत होती है। तो इंस्पेक्टर अपने कई लोगों को कॉल करके चोर की एक्टिंग करने कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते एक मामूली से डस्टबिन का इल्जाम अपने सर लेने के लिए। तो इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल को बोलते हैं कल तक मुझे एक आदमी चाहिए जो इस चोरी का इल्जाम अपने सर लेने की एक्टिंग करे, जिसके मैं उसे 50,000 रुपए दूंगा। 50,000 रुपए रकम सुनकर नल्ला शिवम ही चोर की एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। तो इंस्पेक्टर उस दिन क्या हुआ था उसे बताने के लिए महाराजा को फिर से उसकी स्टोरी बताने को कहते हैं, उसके साथ क्या हुआ था एफआईआर लिखने के बहाने। और यहाँ पर महाराजा अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और उधर फोन कॉल के जरिए इंस्पेक्टर नल्ला शिवम को सुनाने लगता है। महाराजा जैसे जैसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है वैसे ही सेम बैकग्राउंड में उसकी बेटी के साथ हो रहा होता है। उसकी बेटी स्पोर्ट्स कैंप से घर वापस आ जाती है और जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो हम वहाँ पर दाना को देखते हैं। उसे कपड़े चेंज करते हुए देखकर उसके मुंह में लाली टपकने लगती है और तभी वहाँ पर कुछ गिर जाता है तो उसकी आवाज आती है, जो देखकर ज्योति आवाज करने लगती है। तो नल्ला शिवम पीछे से आकर उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उनसे छूटकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर सेल्वम आता है और उसके सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे बहुत बेरहमी से मारता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है नल्ला शिवम महाराजा की जासूसी करके सेल्वम को बता रहा था और आज रात ये तीनों यहाँ पर महाराजा को मारने के लिए आए थे, क्योंकि सेल्वम उसे मारकर अपना बदला लेना चाहता था। और यहाँ पर ये तीनों काफी देर तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन महाराजा अपनी बेटी के लिए शूज लेने गया था तो वह जल्दी घर वापस नहीं आता। और यहाँ पर ज्योति को देखकर नल्ला शिवम और दाना के मुंह से लाली टपक रही होती है, तो वो दोनों सेल्वम से पूछकर ज्योति का दो बार रेप करते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारकर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सेल्वम चाहता था महाराजा जिंदगी भर अपनी बेटी को ऐसे देखकर रोता रहे। और इनके जाने के बाद महाराजा घर वापस आ जाता है और वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और उसे यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। अब सबको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो अब ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूँ। महाराजा जब पहली बार सेल्वम से मिलता है तो प्रेजेंट टाइमलाइन से 12 साल पहले मिलता है, जो अब महाराजा की एज और न्यूज़पेपर की डेट को देखकर पता लगा सकते हो। और जब महाराजा उस लॉकेट को सेल्वम को देने के लिए जाता है तो उसके पीछे पीछे पुलिस भी आ जाती है। तो सेल्वम को लगता है महाराजा ने यहाँ पर पुलिस को लाया है और उसी की वजह से सबरी मारा गया है और उसकी बीवी और बेटी भी उससे दूर हो गई। तो वो जेल से 12 साल बाद छूटकर आता है और महाराजा से बदला लेने के लिए नल्ला शिवम दाना से मिलता है और वो तीनों कई दिन तक उस पर नजर रखते हैं और एक दिन उसे मारने के लिए उसके घर आते हैं। लेकिन महाराजा अपनी बेटी के लिए शूज लेने जाता है तो उसे घर वापस आने के लिए लेट हो जाती है और उसकी जगह पर ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से घर वापस आ जाती है। और महाराजा कहानी में जो भी ज्योति के वीडियो देख रहा होता है वो सब रिकॉर्डेड थे, वो सिर्फ अपनी बेटी को याद करके देख रहा था। और इधर जब वो घर आती है तो सेल्वम महाराजा से बदला लेने के लिए उसे बहुत पीटता है और अपने साथियों के हाथ से उसका रेप कराता है। और इनके जाने के बाद महाराजा जब घर आता है तो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वो टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल लेता है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। और जब ज्योति थोड़ा रिकवर हो जाती है तो वो उसके साथ क्या हुआ था सब कुछ महाराजा को बताती है, जो सुनकर वो तय करता है वो उन सब से बदला लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था वो कौन थे, मगर उसे टोल प्लाजा की टिकट से दाना के बारे में पता चलता है तो वो उसे मार देता है। और उसी से उसे पता चलता है उनका और एक साथी पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो वो उसका पता लगाने के लिए उस डस्टबिन को अपनी बेटी के बेड के नीचे रखता है और पुलिस वालों को इस केस से गुमराह करने के लिए डस्टबिन की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाता है और वो उन्हें वही बातें बताता है जो ज्योति के साथ हुआ था, लेकिन ज्योति की जगह पर अपना नाम बताता है और वो ऐसे ही पुलिस को गुमराह करके पुलिस स्टेशन में रहने लगता है और उस करप्ट ऑफिसर का पता लगाने लगता है, जो कोई और नहीं नल्ला शिवम होता है। नल्ला शिवम महाराजा की झूठी स्टोरी सुनकर समझ जाता है ये ज्योति के बारे में ही बता रहा है, तो वो डर जाता है और फौरन सेल्वम को कॉल करके इस बारे में बताता है। तो सेल्वम उसे कहता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ, मैं जब वापस आ जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। जो सुनकर वो कहता है अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो फंस जाऊंगा, इसलिए मैं गाँव छोड़कर यहाँ से भाग रहा हूँ। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है और इंस्पेक्टर से कहता है तो सर चलता हूँ, मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर उसे बोलते हैं तो आज रात यहीं पर रुकेगा, कल मैं खुद तुझे उसके पास ले जाऊंगा, फिर उसे हम वो डस्टबिन दे देंगे, उसके बाद तू चले जाना। जो सुनकर उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुकना पड़ता है और अगले दिन वो उसे महाराजा के पास ले जाते हैं और उसे सौंप देते हैं और कहते हैं बता इसका क्या करना है। जो सुनकर वो पहले उसकी पीठ को चेक करता है
तो उसकी पीठ के पीछे कान होता है, मतलब गड्ढा होता है, जो देखकर महाराजा समझ जाता है ये उन्हीं में से एक है और उससे खुद अपने हाथों से मारने के लिए इंस्पेक्टर को कहता है, सर इसे जाने दो, मैंने इसे माफ किया है। जो सुनकर इंस्पेक्टर उसे कहते हैं, इसने तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया है, ये जानने के बाद भी तुम उसे माफ करोगे? जो सुनकर नल्ला शिवम और महाराजा दोनों हैरान होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है उन दोनों ऑफिसरों को डायना की डेड बॉडी के पास एक मोबाइल मिलता है जो डायना का ही होता है और उस पर नल्ला शिवम का कॉल आ रहा होता है, जो देखकर वो दोनों हैरान होते हैं और वो दोनों ज्यादा मालूमात करने के लिए नल्ला शिवम की कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं और उसे ट्रेस करते हैं और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जाकर भी पूछताछ करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है नल्ला शिवम अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारे क्राइम किए हैं और इसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महाराजा की बेटी का भी रेप किया है। तो ये लोग उसे बकरा बनाकर यहाँ पर ले आते हैं और उसे महाराजा को सौंप देते हैं और महाराजा के हाथ में एक हथियार देकर उसे कहते हैं, तुम इसके साथ जो भी करना चाहते हो वो करो। इतना बोलकर वो बाहर चले जाते हैं और महाराजा यहाँ पर उसे बहुत बहरे में से पहले मारता है और उसके बाद उसके धड़ से उसकी मुंडी अलग कर देता है और वो ऑफिसर महाराजा को सेल्वम का भी पता उसे बता देते हैं। तो महाराजा सीधे जाकर उसके आदमियों को मारने लगता है। तभी यहाँ पर सेल्वम आता है, जिसे देखकर महाराजा शॉक होता है और उसके हाथ पर ढीले पड़ जाते हैं। वो क्यों शॉक होता है, उसके हाथ पर क्यों ढीले पड़ते हैं, हम कहानी में आगे देखेंगे। सेल्वम आकर उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है और बहुत मार खाने के बाद महाराजा जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है और उसे उठकर बहुत मारता है और इसके बाद बहुत बड़ा पत्थर लेकर उसके पैरों पर डालकर उन्हें तोड़ देता है। और इसके बाद यहाँ पर उसकी बेटी आती है क्योंकि वो उन क्रिमिनल से बात करना चाहती थी और उनसे पूछना चाहती थी उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। महाराजा पहले तो उसे अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वो जिद करती है तो उसे जाने देता है और वो जाकर सबसे पहले उसके सामने बहुत सारे गहने फेंकती है और उससे कहती है, तुम यही चुराने आए थे ना, तो ले लो। तुम्हें लग रहा होगा तो मेरा ऐसा हाल करके बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुम कभी भी मत सोचना कि मैं इससे टूट गई हूँ। मैं इससे लड़ूंगी और बाहर भी आऊंगी, लेकिन मेरी तरह तेरी भी एक बेटी होगी। तुम उसे जरूर पूछना ऐसा करने के बाद कैसा महसूस होता है। इतना बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी साल्वम दिखता है उन गहनों में उसकी बेटी की लॉकेट भी होती है जिसे उसने उसके बर्थडे पर बनवाई थी और ज्योति की पीठ पर वैसे ही सेम जख्म होता है जैसे सेल्वम की बेटी के पीठ पर था। और इसी के साथ यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सेल्वम के अरेस्ट के कुछ दिनों बाद महाराजा अपनी बीवी के साथ सेल्वम की बीवी के पास जाता है, जो अब वो घर छोड़ के दूसरे घर में रह रही होती है। यहाँ पर महाराजा की बीवी उनसे मिलती है और उनकी बेटी की लॉकेट उन्हें वापस करने लगती है, लेकिन वो लेने से मना करती है और उन्हें कहती है ये लॉकेट कितने लोगों के खून से रंगी होगी, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती, अब इसे कोई मंदिर में दान कर दीजिए। और यहाँ पर ये दोनों इसी टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तब तक महाराजा की वाइफ उसे सेल्वम की बेटी के लिए खिलौना लाने के लिए भेजती है, तो वो खिलौना लेने के लिए जाता है और तभी एक ट्रक आकर उस घर में घुस जाती है, जिसमें महाराजा की वाइफ और उसकी बेटी और सेल्वम की वाइफ भी मारी जाती है। लेकिन वो डस्टबिन सेल्वम की बेटी को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से वो छोटी सी बच्ची की जान बच जाती है। महाराजा उसे गोद लेकर अपनी बेटी जैसे पालता है और इधर सेल्वम भी उसकी पीठ पर निशान देखकर समझ जाता है ये उसी की बेटी अम्मू है, तो वो जोर जोर से उसका नाम लेकर बुलाने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है, जो देखकर महाराजा ज्योति को आगे करता है और वो उसके पास आता है। तो सेल्वम उसे कहता है वो मेरी ही बेटी है ना, तो महाराजा उसे धक्का देकर कहता है वो मेरी बेटी है और वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। और सेल्वम उसी की बेटी के साथ उसने क्या किया है वो सोचकर उसे अपने आप पर घिन आने लगती है और वो बहुत रोता है और बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है और महाराजा ज्योति या अम्मू को लेकर यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।